सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 के विज्ञान के इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य के बारे में। और हमने बताया कि प्रत्येक जंतु का जो आकार होता है वह एक निश्चित होता है, जबकि अमीबा का आकार अनियमित और अनिश्चित होता है। जिराफ संसार का सबसे लंबा प्राणी माना जाता है। वह उसी प्रकार कई ऐसे पक्षियां हैं जो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जाती हैं और अपना प्रवास बदलती रहती हैं और वे अनुकूलन के अनुसार अपना इधर से उधर जाती रहती हैं। जैसा कि हमने बताया कि सभी जंतुओं का आकार आकृति अलग अलग होता है, चाहे वह स्थलीय जंतु हो, चाहे जलीय जंतु हो या चाहे उभयचर, सभी का जीवों का एक निश्चित आकार आकृति होता है, जिसके आधार पर पहचान सकते हैं, जिसका अध्ययन हमने पिछले भाग में किया था। आज हम भाग 2 में कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे गिलहरी एक प्रकार का ऐसा जीव है जिसकी आकृति निश्चित होती है और इसका जो स्वभाव होता है वह पेड़ों पर रहने का होता है। इसी प्रकार ऐसे कई जीव जैसे ब्लू जिसे हम मुर्गी मछली कहते हैं, यह संसार का सबसे बड़ा जीव है और इसे हम समुद्र में ये पाए जाते हैं, इसे हम समुद्र में देख सकते हैं। ब्लू व्हेल एक ऐसा जीव है जो बच्चे देता है, अंडे नहीं देता, इसलिए यह स्तनधारी जीव के अंतर्गत आता है और इसके अंदर गिल्स सांस लेने के लिए गिल्स नहीं होते। संसार का सबसे जो प्रारंभिक एक कोशिकीय जीव है वह अमीबा माना जाता है। अब हम आगे जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले पाचन के बारे में बात करें। हम जानते हैं कभी कभी अपने घर में किसी के पेट में दर्द होने लगता है और कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि पेट दर्द क्यों होता है, आखिर इसका क्या कारण है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इसका इलाज कराते हैं। कभी कभी यह भी हो सकता है कि भोजन न करने के कारण भी पेट में हो सकता है। आप लोग क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि भोजन न पेट में न रहने से भी पेट दर्द हो सकता है। तो मित्रों, शरीर की वृद्धि एवं ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्या भोजन शरीर की कोशिकाओं में सीधे ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भोजन होता है वह जटिल अणुओं का बना होता है जो शीघ्र आसानी से क्योंकि भोजन का घुलनशील रूप में बदलना जरूरी है, अर्थात जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना जरूरी है जो जल में घुलनशील हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मंड जिसे हम स्टार्च कहते हैं, विटामिन और लवण होते हैं। इनमें प्रोटीन, मंड और वसा पानी में अघुलनशील होते हैं, अर्थात ये पानी में नहीं घुलते, जबकि इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने का क्रिया ही पाचन कहलाता है। मनुष्य में जो यह क्रिया होती है वह निम्नलिखित अंगों द्वारा संपन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि संतुलित भोजन के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एक निश्चित मात्रा में लेना पड़ता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट 25%, फल सब्जियां 40%, जो दालें हैं वह कम से कम 10% और प्रोटीन की मात्रा कम से कम 25% लेनी होती है। तो इस प्रकार यदि हमको संतुलित भोजन करना है तो हम इन्हीं सब चीज़ों को एक निश्चित मात्रा में हमें लेना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम यह लें और खाएं तो जब तक शरीर के अंदर पाचन नहीं होता है तब तक यह छोटे छोटे अणुओं में नहीं टूट जाता। तो
मनुष्य में पाचन क्रिया के लिए कई अंग होते हैं, जैसे मुख, गुहा, भोजन नली जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यह सभी पाचन अंग कहलाते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं कि मुंह में जैसे ही डालते हैं वैसे ही हम इसे चबाना शुरू करते हैं। जब हम चबाते हैं तो चबाने के साथ क्या होता है कि लार में वह भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वह सीधे आमाशय में चला जाता है। आमाशय में जाकर के कुछ ऐसे हार्मोन्स और हाइड्रोक्लोरिक जिसे हम जठर रस कहते हैं वह जाकर के वहाँ मिल जाता है और आसानी से भोजन और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। उसके बाद आमाशय में कुछ देर तक भोजन रहता है और पचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार इसमें साथ में एक यकृत अंग होता है जो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह चॉकलेट तथा गहरे भूरे रंग की होती है। यह पित्त रस का निर्माण करती है। उसके बाद अग्नाशय से जो गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है, इनमें से कुछ ऐसे हार्मोन्स, एंजाइम्स निकलते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। उसके बाद यह भोजन सीधे छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में जो भोजन जो पचता है वह शोषण करने का कार्य करता है। इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं। यह भोजन के छोटे छोटे अणुओं को सोखने का काम करते हैं और अंत में जो अनावश्यक चीजें होती हैं वह बाहर निकल जाती हैं। यदि हम पाचन तंत्र या मनुष्य के पाचन अंग की बात करें तो सबसे पहले जो होता है वह नासा गुहा होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, और मुख में जीभ होती है और उसके बाद हम वहाँ चबाते हैं और उसमें लार ग्रंथि होती है जहाँ से लार निकलता है और वहाँ चबाने के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन आमाशय में जाता है। उसके बाद आमाशय में जाने के बाद भोजन कुछ देर तक रहता है, वहाँ पचता है और यकृत और पित्ताशय से कई प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम्स ऐसे निकलते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं और पचाने के बाद भोजन सीधे अग्नाशय से कुछ हार्मोन्स निकलने के बाद वह सीधे छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत लगभग 25 फीट होती है, जबकि बड़ी आंत 5 फीट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छोटी आंत में कुछ भोजन पचता है और जो आवश्यक भोजन के हमारे शरीर में जो आवश्यक तत्व होते हैं वह इस छोटी आंत और बड़ी आंत में ही इनका अवशोषण होता है और उसके बाद बचे हुए भोजन को हम मलाशय अर्थात गुदा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार पाचन अंग हमारे शरीर का एक मुख्य तंत्र है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से 9 अंग तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें पाचन तंत्र एक शरीर का एक अभिन्न तंत्र है जो भोजन का पचाने का कार्य करता है। ये जो सरल पदार्थ होते हैं आहार नाल में रसांकुर, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं, उनके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यदि हम आवश्यकता से अधिक भोजन ले लेते हैं तब इन पाचन ग्रंथियों से पाचक रस का स्राव भी प्रभावित होता है, जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और हमारे पेट में दर्द होने लगता है। तो अध्यापक की यदि हम बात माने तो ज़्यादा भोजन न करें। एक कोशिक संरचना वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें मुख्य रूप से जैसे अमीबा, पैरामीशियम में भोजन का पाचन कोशिका में होता है। इसी प्रकार कई ऐसे जीव होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एक कोशिकीय संरचना जैसे अमीबा में जो पाचन तंत्र होता है वह अविकसित होता है अर्थात अल्प विकसित होता है। उसमें मुख्य रूप से पाचन अंग का कोई भाग नहीं पाया जाता। केचुआ और तिलजट्टा में जंतुओं में आहार नाल तो होते हैं परंतु आहार नाल के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। उसी प्रकार कई ऐसे जीव हैं जिनमें मुख्य रूप से मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा ऐसे कई सभी स्तनधारी वर्ग हैं जिनमें जो पाचन तंत्र होता है उनमें पूर्ण विकसित पाचन अंग होता है या पूर्ण विकसित आहार नाल पाया जाता है, जबकि एक कोशिक जंतुओं में अल्प विकसित तथा अविकसित आहार नाल पाया जाता है, जिसे हम पाचन अंग के नाम से भी जानते हैं।
जब यह केवल एक कोशिकीय संरचना में ही वैसा होता है, जबकि कुछ ऐसे अकशेरुक जीव होते हैं जिनमें पाचन अंग अल्प विकसित होता है, अर्थात उसमें आहार नाल के सभी अंग नहीं पाए जाते। तो ये सब एक कोशिक और बहुकोशिक जो जीव होते हैं उनमें जो पाचन के अंग होते हैं वे अलग अलग होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अंगों का जो सभी जीवों का जो पाचन तंत्र होता है वह अलग अलग प्रकार का होता है, जबकि स्तनधारियों में जो पाचन तंत्र होता है वह पूर्णतः विकसित होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।